हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम 49th लेक्चर को देखेंगे अपने ज्योग्राफी एमसीक्यू जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड है। और हम मैप बेस्ड एक क्वेश्चन भी देखते हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 5 से 6 जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्या हैं क्वेश्चंस, क्या उनके आंसर हो सकते हैं, किस डायमेंशन में और भी डायरेक्शन से मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस टॉपिक पे। इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको पॉलिटी का भी एक लेक्चर मिल जाएगा। तो 5 क्वेश्चन का डेली शाम को पड़ता है और विद पीडीएफ मिल जाएगा, और भी न्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर का। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे लेक्चर का, देखते हैं। विच इज द फेमस बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन द हरियाणा। अब हमें यहाँ पे बतानी है वर्ड सेंचुरी के बारे में। एक वर्ड सेंचुरी है जो आपकी हरियाणा में लोकेटेड है, बाकी 3 आपके हरियाणा में लोकेटेड नहीं है। तो चलिए देखते हैं बाकी 4 भी कहाँ पे हैं। फिलहाल तो आपका पहला ऑप्शन है सुल्तानपुर वर्ल्ड वर्ड सेंचुरी, भरतपुर वर्ड सेंचुरी, राजाजी नेशनल पार्क, ये आपका एक नेशनल पार्क है। ठीक है, और सरिस्का। तो चलिए ये कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन है इनके बारे में देखते हैं। और हम ये देखते हैं कि भरतपुर जो आपकी वर्ड सेंचुरी है वो आपकी हरियाणा में कौन सी वर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, क्योंकि आप खुद से क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। देखिए, सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी लाई बिटवीन द गुड़गांव गुरुग्राम, इसका पहले नाम गुड़गांव था, अब गुरुग्राम हो गया, एंड दिल्ली दिल्ली और इनके बीच में पाया जाता है इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ हरियाणा। इट इज द नेम आफ्टर द राजपूत किंग सुल्तान चौहान। इसको अगर मैप पे देखा जाए, तो मैप पे अगर हम देखें तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत में ही हम अंदर की तरफ चलेंगे तो देखो यहाँ पे आपको मिलेगी। फिलहाल दूसरा मैप देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये तो आपकी सरिस्का रही, एक टाइगर रिजर्व है। और ये आपका कहाँ है, राजस्थान में सरिस्का। देखो ये राजस्थान में यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपको मिलेगा। जयपुर के नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब हम बात करते हैं सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी की। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। और हरियाणा में कहाँ पे मिलेगी आपको, ये देखो, ये आपको, ये मैप पे रहा आपका हरियाणा। अगर इसको जूम इन करें और ये ये आपका ये वाला ये हरियाणा रहा, दिल्ली के और हरियाणा के ये गुड़गांव है। यहाँ पे बॉर्डर पे आपको दिखेगी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपको दिखेगी यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसे वर्ल्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैप पे हमने देख लिया, बाकी भी हम मैप पे देख लेंगे। फिलहाल तो हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो कहाँ पे है, हमारा आंसर हो गया हरियाणा में सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी, जिसे आप नेशनल पार्क भी कहते हो और एक वर्ल्ड सेंचुरी भी है। अब हम बात करते हैं भरतपुर, बाकी का हम देख लेते हैं बाकी कहाँ कहाँ हैं। तो भरतपुर जो आपकी वर्ल्ड सेंचुरी है, इसका दूसरा नाम है आपका केवला देव नेशनल पार्क। केवला केवला देव घाना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में है। और ये केवला देव घाना नेशनल पार्क भी कहा जाता है, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये आपको राजस्थान में मिलेगा। इट इज द इम्पोर्टेंट विंटरिंग एरिया फॉर लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक बर्ड। यहाँ पर सर्दियों के टाइम में बहुत ही ज्यादा मतलब नंबर में साइबेरियन है, बहुत सारे जो पोल्स की तरफ से आसपास जो कंट्री हैं वहां से जो बर्ड्स हैं, वो एक्वेटिक बर्ड्स यहाँ पे उड़ के आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, अपनी ब्रीडिंग करते हैं। बहुत सारी चीजें नॉन माइग्रेटरी रेजिडेंट आपको ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो कहाँ के, तुर्कमेनिस्तान, सर्बिया, चाइना, अफगानिस्तान, यहाँ से पक्षी बहुत सारे फ्लोरा फोनाज आते हैं। और यहाँ पे क्या है, मतलब फोनाज क्या है, यहाँ पे बर्ड्स आते हैं। और यहाँ पे क्या है, केवला नेशनल पार्क में ये है, एक ऐसा हैबिटेट है राजस्थान में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपकी सांवर लेक आसपास देखने को मिलती है, जहाँ नमक, जो इंडिया की सबसे जो सॉल्ट लेक है, सॉल्टी लेक।
ठीक है, का दर्जा है। वहीं हम सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व अभी भी हमने मैप पे देखा, और सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको अरावली हिल्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अरावली हिल्स में देखने को मिलेगा। एंड फॉर्म इज अ पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका ये कहाँ मिलेगा? अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में देखने को मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व को देखा जाए तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था? 1955 में। और इसको टाइगर रिजर्व का डिक्लेयर किया गया था 1978 में। टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन यहाँ पे एक और उठता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका स्टार्ट हुआ था 1973 से। और एक आपके लिए यहाँ पे सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले किस टाइगर रिजर्व, मतलब किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जो भी नेशनल पार्क है वहां से स्टार्ट किया गया था? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, बाकी हमने सरिस्का देख लिया। एक हमारा और है राजा जी नेशनल पार्क। ये हमारा कहाँ है? ये हमारा उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में ये आपको हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा देखने को। फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, जो आउट रेंज है, हिमालय की 4 रेंज हम पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री भी कहते हैं, लेसर हिमालय, इसके बाद आपका शिवालिक आता है सबसे लास्ट वाला। और वहां पे आपको मिलेगा राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी इसका नाम क्या पड़ा, क्यों पड़ा? एक इंडिया के बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर थे, जिनका नाम था सी राजा गोपालाचारी। उन्हें लोग प्यार से राजा जी कहते थे। तो उनके नाम पे ही इस नेशनल पार्क का नाम राजा जी नेशनल पार्क पड़ा। तो ये कहाँ है? आपका उत्तराखंड में मिलेगा, आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राजा जी, मोतीचूर और चिला, तीन जो सेंचुरीज थी उनको अमेलगेटेड कर दिया गया, मिला दिया गया, एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया 1983 में, क्या? राजा जी नेशनल पार्क। किसके नाम पे? सी राजा गोपालाचार्य। अब ये हिस्ट्री का सवाल है। जो सी राजा गोपालाचार्य हैं, वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर भी रहे थे। तो वो, उस पद का नाम क्या है? ये आपको सर्च करना है, ये आपके लिए ये भी एक काम है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ही बता देंगे तो आप फिर देखेंगे ही नहीं, आलस आ जाएगा आपको। तो चलिए, तो हमने तीनों ही देख लिए। भरतपुर कहाँ है? आपका राजस्थान में है। राजा जी आपका उत्तराखंड में है, और सरिस्का आपका राजस्थान में है। अब यहाँ पे दूसरा काम, दो काम तो आपको दे दिया है। तीसरा होमवर्क आपके लिए इस क्वेश्चन में ये है कि इन सबको आपको मैप पे देखना है। क्योंकि अगर मैप पे इन सबको अगर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नॉर्थ टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ जैसे भी लोकेटेड होगा, या आपसे, जैसे अभी आपसे वर्ल्ड सेंचुरी पूछ दिया, सारी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम सारे नेशनल पार्क, सारे बायोस्फीयर रिजर्व, सारी वर्ल्ड वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या हम वर्ल्ड सेंचुरीज हैं, इनको रट पाएं, याद कर पाएं। तो क्या है, हम मैप बेस तैयार करते हैं इनको। ज्योग्राफी में यही सबसे अपॉर्चुनिटी एक अच्छी होती है कि मैप बेस्ड चीजें तैयार कर लो। मैप बेस क्या है? बार बार आप मैप पे फिल करोगे, देखोगे, तो क्या है, आपको ये सारे याद हो जाएंगे। जब क्वेश्चन आएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है, एकदम क्लिक कर जाएगा। हाँ यार, भरतपुर का मतलब ये तो वहां पे थी, कहाँ? राजस्थान में थी। ठीक है, तो इसका मैप जरूर बना लीजिए। और उस बेस आप पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको नॉर्थ टू साउथ लगाने को दे देगा, या आपको लेफ्ट टू राइट लगाने को दे देगा, जैसे भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा, आपको नेशनल पार्क दे देंगे। भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे फिलहाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर द सराउंडिंग इज कॉल्ड। मतलब यहाँ स्टडी की बात कर दी गई है। और किस चीज की स्टडी की बात कर दी गई? यहाँ कहा गया है कि स्टडी ऑफ रिलेशन, जब आप एनिमल और प्लांट्स, जो आपके जानवर हैं, जो आपके पशु हैं, जीव जंतु हैं, और जो आपके प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बीच रिलेशन सराउंडिंग, उसको, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, एथ्रोलॉजी कहते हैं, जीनियोलॉजी कहते हैं, या आइकोनोलॉजी कहते हैं? तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। क्वेश्चन को, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके स्टेट पीसीएस, एसएससी जैसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बहुत ही कम केस होते हैं जब आपकी यूपीएससी जैसे एग्जाम पूछा है। मैं ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यूपीएससी में नहीं पूछ सकता है। ऐसा नहीं है, पूछ नहीं सकता, कुछ भी पूछ सकता है जो भी उसके सिलेबस में है। बस मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे आपके स्टेट पीसीएस में है जो आपके एग्जाम है, और एसएससी
उनमें ऐसे एग्जाम में ज्यादा चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के। तो आपका क्वेश्चन क्या है, रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? जो स्टडीज हैं, बहुत सारे टाइप की स्टडीज हैं, अभी देखेंगे इन चारों के बारे में। तो देखो, इकोलॉजी, एथ्रोलॉजी, और आपका कहते हैं जेनोलॉजी और आइकोनोलॉजी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ग्रीक वर्ड है एक। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक शब्द के दो वर्ड से मिलकर बना है जो आपका इकोलॉजी है, इको प्लस लॉजी। इको मीन्स होता है इन्वायरमेंट, आपका पर्यावरण। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी का अध्ययन, मतलब पर्यावरण का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। और इकोलॉजी को क्या कहते हैं? पारितंत्र। अब देखो, इकोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड अर्न्स्ट हैक्सल ने, इन्होंने दिया, इनका नाम याद रखो। ठीक है। स्टडी इंटरेक्ट ऑफ द लिविंग बीइंग विद देयर द एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी रह रहे हैं, तो वो इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे पर्यावरण आपका, इसको कहते हैं स्टडी ऑफ इक्वल। एनिमल और प्लांट्स आपके दोनों क्या करते हैं, लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक सराउंडिंग, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। अब बाकी तीन टर्म्स हम देख लेते हैं। जैसे आइकनोलॉजी के बारे में बात करें, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रांच ब्रांच है ऑफ आर्ट ऑफ हिस्ट्री। ये एक ब्रांच है ऑफ आर्ट ऑफ हिस्ट्री, आर्ट ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, आर्ट ऑफ हिस्ट्री क्या होती है? जैसे आप एंशियंट हिस्ट्री में जो भी आपके पीछे जाते हो, तो आपको जो भी चीजें मिली हैं, आपको वॉल पे कोई पेंटिंग दिख गई, या आपको, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, आइडेंटिफिकेशन करना उनका, मतलब उनकी स्टडी करना, आर्ट ऑफ हिस्ट्री की आप स्टडी करते हो। जैसे आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, डिस्क्रिप्शन देते हो, या इंटरप्रिटेशन करते हो ऑफ द कंटेंट ऑफ इमेज। कोई आपको पुरानी इमेज मिल गई, अब बहुत ही पुरानी 1000 साल 2000 साल पहले की इमेज मिल गई, या 3000 साल पहले की इमेज मिल गई, कोई किसी पत्ते पे या पेड़ पे, किसी शिला पे, रॉक पे आपको मिल गई, तो आप उसकी जब स्टडी करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो, ये किस डायनेस्टी से कनेक्टेड है, ये किस किंगडम से कनेक्टेड है, किस किंग से कनेक्टेड है, क्या है, तो उसको ही कहते हैं आइकनोलॉजी। किसी आइकन को देखकर उसकी स्टडी करना आइकनोलॉजी कहलाती है। इसको हमने देख लिया। अब हम देखें जीनोलॉजी। जीनोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फैमिलीज, या फैमिली हिस्ट्री, या ट्रेसिंग ऑफ देयर द, मतलब किसी के फैमिली की, किसी के फैमिली की आप स्टडी करें, या फैमिली हिस्ट्री की स्टडी करें। अब देखो, इसमें क्या है, किसकी स्टडी करना जिनोलॉजी कहलाती है? आप कोई व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति की, आप कहेंगे ये तो इस वंशज से है, इस वंश से है, ये तो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ये राम का वंशज है, या ये ऐसा है, ये प्रॉफिट मोहम्मद का वंशज है, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कि ये तो बहुत 700 साल अकबर मुगल से रिलेटेड है। तो उसकी फैमिली की हिस्ट्री का, या उसकी फैमिली का, या उसके वंश या कुल, जो भी डांस, जिस डायनेस्टी हो उसका, इस चीज की स्टडी करना, उसको जीनोलॉजी कहते हैं। जीनोलॉजी मतलब जीन से रिलेटेड, एक जीन से दूसरे जीन, जो भी होता है साइंस की लैंग्वेज में, तो जीनोलॉजी कहते हैं। अब आ जाती है आपकी एथ्रोलॉजी। एथ्रोलॉजी ना होके इसका नाम होता है एथोलॉजी। एथोलॉजी होता है। और एथोलॉजी का मतलब क्या होता है? एथोलॉजी का मतलब होता है कि साइंटिफिक स्टडी करना ऑफ किसकी? एनिमल के बिहेवियर की। एनिमल बिहेवियर मतलब जो भी नेचुरल हैबिटेट में एनिमल होता है, जैसे टाइगर है, या चीता है, या कोई एलिफेंट है, या कोई बर्ड्स है, कुछ भी है, तो उस एनिमल के बिहेवियर की जब आप स्टडी करते हो, उसके नेचुरल हैबिटेट में ही, कि वो क्या एक्टिविटी करता है, कितने बजे उठता है, क्या खाता है, शिकार कैसे करता है, और अपना पूरा दिनचर्या कैसे रहता है, सोता कब है, ये सारी बिहेवियर की आप स्टडी करते हो, तो उसको कहते हैं एथोलॉजी। तो चलिए, आज हमने 4 पॉइंट्स को देखा, इकोलॉजी को देखा, एंथ्रोलॉजी को लेकर, इन्वायरमेंट की स्टडी करते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंट में आपके एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, मतलब फ्लोरा एंड फौना। आपके दो टाइप के होते हैं, एक अबायोटिक होते हैं, और एक आपके बायोटिक होते हैं। बायोटिक में आपके एनिमल एंड प्लांट्स आते हैं जो ब्रीदिंग करते हैं, जो ब्रीदिंग नहीं करते हैं, जैसे चेयर हो गई, पैन हो गया, आपका लैपटॉप लैपटॉप हो गया,
तो एक प्लेस पे रखें या सांस सांस नहीं लेते हैं, वो अवाटिक हो गया, आपके निर्जीव जिसे कहते हो। तो ये सारे ही आपके एक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, और इसी की स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। एथ्रोलॉजी आपने देख लिया, एथोलॉजी देख लिया, एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करना उसके नेचुरल हैबिटेट में रहते हुए। और जीनोलॉजी मतलब किसी की फैमिली या फैमिली हिस्ट्री की आप करते हैं तो उसे जीनोलॉजी का। आइकोनोलॉजी ब्रांच ऑफ आर्ट ऑफ हिस्ट्री, किसी भी इमेज को लेके आप उसका वन से आप उसके बारे में पता लगाना, तो आइकोनोलॉजी कहते हैं किसी आइकन के प्रति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय एनर्जी मतलब ऊर्जा। अब भूतापीय ऊर्जा कह रहा है मे सर्व एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये आपको कहाँ मिलेगी, भारत में। भारत के ये चार ऑप्शन दिए रखे, जगह के नाम दिए रखे हैं कि आपको जियोथर्मल एनर्जी में सर्व एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ये आपको कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, कोंकण कोस्ट, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, अरावली हिल्स, नर्मदा वैली। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से अटेंड करने की कोशिश कीजिए। हम देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, समझेंगे। बाकी और भी एनर्जी है आपकी, आपकी विंड एनर्जी है, आपकी सोलर एनर्जी है, आपकी थर्मल पावर एनर्जी से है, एनर्जी बनाते हैं हम। आपकी एक वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वहां से आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी हैं। फिलहाल एक ये भी सोर्स है जियोथर्मल एनर्जी का। तो जियो मतलब भू, भू मतलब आपका पृथ्वी, और ताप मतलब टेम्परेचर, थर्मल ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो देखिए कोंकण कॉस्ट, कोंकण कॉस्ट आपका कहाँ पे पड़ेगा बच्चों। कोंकण कॉस्ट जैसे आपका ये भारत का मैप है, आपका ये वाला कॉस्ट है जो गुजरात से लेके आपका महाराष्ट्र के नीचे गोवा तक का कॉस्ट, इसको कोंकण कॉस्ट बोलते हैं। आपका कोंकण कॉस्ट बोलते हैं। और नीचे वाला कॉस्ट होता है कन्नड़ कन्नड़ कन्नड़ा। और नीचे वाला आपका सबसे नीचे साउदर्न पे मिलेगा आपको मालाबार। क्या मिलेगा, मालाबार। तो इस वाले कॉस्ट की बात कर रहा है कि कोंकण कॉस्ट में क्या है, कोंकण कॉस्ट की बात कर रहा है कि यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी हम इंपॉर्टेंट सोर्स है यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का। चलिए, दूसरा है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, तीसरा है अरावली हिल्स एंड नर्मदा वैलीज। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को जरा, ये लॉजिकल सवाल है। अगर आप अभी हमने एनर्जी के बारे में थोड़ा समझाया आपको, अगर लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप इस पे विचार करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बस थोड़ा आपको गौर करना पड़ेगा हल्के सा। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है हमारा फिलहाल। हम्म, देखो, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में अगर जाने तो जियोथर्मल एनर्जी होती है जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो क्या होती है, थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर इन अर्थ, आपके अर्थ के नीचे स्टोर होती है। ये आपका पूरा अर्थ एरिया है। और ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स मीट करती हैं। ठीक है, कन्वर्जन पोजीशन देखने को मिलती है टेक्टोनिक प्लेट के बीच में। तो वहां पे आपको मिलती है जियोथर्मल। जियोथर्मल क्या होती है, या आपका लैंड एरिया, लैंड के एरिया के नीचे आपकी जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। और ये अर्थ के अंदर स्टोर होती है। इसको कहीं कहीं से ये बाहर निकलती है, टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, ये एनर्जी रिलीज होती है जो बहुत ही डैमेज करती है आपके सरफेस पे आके। और इस एनर्जी का आप यूज भी कर सकते हो जब ये जहां कहीं से निकलती है। कहीं कहीं आपने देखा होगा पानी बॉयल हो रहा होता है, गर्म एक खौल रहा होता है एकदम पानी, तो वो वहां पे जियोथर्मल एनर्जी है, कहीं कहीं पे ये रिलीज हो रही होती है वाटर में, या लैंड एरिया पे रिलीज हो रही होती है। तो देखो, यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी में सर्व एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, आपके इंडिया में जियोथर्मल का जो सोर्स है वो कहाँ है, लद्दाख में मिलेगा आपको, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। अब तो एक ये डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा, अब क्या हो गया, अब आपका एक यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, लद्दाख। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और जियोथर्मल एनर्जी होता क्या है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, देखो, जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी जैसे हिंदी में भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ये पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा होती है। मतलब ये एक हीट होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है, हीट की फॉर्म में एनर्जी होती है। और ये कैसी एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है, ये कहाँ से निकलती है, इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ के अंदर से निकलती है, फ्रॉम इनसाइड द अर्थ।
अर्थ के अंदर से निकलती है। अब इसका यूज आप किस में कर सकते हो, इसका यूज आप किस में कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो आप बिल्डिंग्स, जो आपकी बिल्डिंग है उनको गर्म करने में। जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं आपकी, उनको गर्म करने में आप यूज कर सकते हो। इसका यूज आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आप इसका यूज कर सकते हो, विद्युत उत्पादकता में इसका आप उत्पादन में यूज कर सकते हो। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपका एक क्वेश्चन बनेगा, हम बताएंगे, अभी बात करेंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पे। फिलहाल तो रिन्यूएबल वो होती है जिसका आप बार बार यूज कर सकते हो, जो खत्म नहीं होती है। जैसे आपकी सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, आपकी विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, आपकी जियोथर्मल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप बनाते हो रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है। आप कोस्टल एरिया में जाके टरबाइन लगाते हो, जैसे किसी ज्वारीय टाइड्स आते हैं, टाइड्स पे आप एनर्जी क्रिएट करते हो, वो आपकी क्या रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कभी खत्म नहीं होगी। समुद्र में आपकी जो करंट्स हैं वो वापस आती रहेंगी जाती रहेंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी, तो उनसे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपके पास एक नैरो शेप, जैसे आपका राजस्थान वो गुजरात का खंबात, बे ऑफ खंबात है आपकी, ये नैरो, अब यहाँ पे पानी पानी ज्यादा आता और ज्यादा हाइट पे आ जाता, क्योंकि नैरो पॉइंट है, यहाँ पे लैंड एरिया है। तो यहाँ पे एक टरबाइन लगा दी जाए प्लांट लगा के, तो यहाँ पे आराम से एक पॉसिबिलिटी बन जाती है एनर्जी प्रोड्यूस करने की टाइड्स के थ्रू। तो ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी को खत्म। अब जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आपकी आ जाती है अनवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं जिन्हें हिंदी में। तो उसमें आपकी आ जाती है, जैसे क्या है, जैसे कोल है, मीथेन है, मतलब कोल है, आपकी पेट्रोलियम है। ये सारी नॉन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, जो मतलब बनती तो है लेकिन इन्हें बनने में लाखों हजारों साल लग जाते हैं, शायद इतने लाखों साल तक अभी ह्यूमन सभ्यता इतना आगे ना, बहुत टाइम लगेगा फिलहाल। ठीक है। और ये इंस्टेंट यूज हो जाती हैं। तो इसीलिए ये रिन्यूएबल है, वो नॉन रिन्यूएबल है। वो थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, ये एनवायरनमेंट के लिए इतना हार्मफुल नहीं है। तो बाकी हम देख लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी, हीटेड ड्राइव विद इन द सब सरफेस ऑफ अर्थ। हमने ये सारा चीजें समझ ली हैं। आपका ज्यादातर अच्छा ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स, एक टेक्टोनिक प्लेट्स ये और एक टेक्टोनिक प्लेट्स ये जब एक दूसरे से टकराती हैं, कन्वर्जन की पोजीशन देखने को मिलती है, वहां पर आपको ये दिखेंगी जियोथर्मल एनर्जी। जैसे लद्दाख में क्या है, लद्दाख का जो पार्ट है वहां पर क्या होता है कि दो यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स मिलती हैं। अब यूरेशियन इंडियन प्लेट्स की मीटिंग पॉइंट पे है वो, तो वहां पर क्या होती है, दो प्लेटें मिलती है तो एनर्जी रिलीज होती है वहां पे, आपको जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलेगी। अब इसको वैसे आप प्लांट्स लगा के कैसे यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आप हॉट वाटर यहाँ से आप निकालेंगे, फिर उस हॉट, अब खौलता हुआ पानी है ना, ये पानी है, अब इस पानी को लेके किसी उसमें डाल के स्टीम बनाएंगे, अब इस स्टीम से टरबाइन को घुमाएंगे, अब टरबाइन घूमेगी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। सिंपल। ठीक है। तो ये है आपका जियोथर्मल एनर्जी। तो आपका आंसर क्या होगा, ज्यादातर आपको टेक्टोनिक प्लेट्स जहां मीट करती हैं, आप वेस्टर्न घाट में कहीं तो टेक्टोनिक प्लेट्स मिल नहीं रही हैं, अरावली के पास भी कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं मिल रही हैं, नर्मदा वैली के पास भी कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं मिल रही हैं। तो सीधी सी बात है कि जहां टेक्टोनिक प्लेट जियोथर्मल एनर्जी वहां पाई जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके बारे में और हमने जान लिया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हो, ये पृथ्वी के अंदर से निकलती है। आप ज्यादातर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, हिली एरिया में आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, वहां जाएंगे तो आपको देखेंगे गरम गरम, कहीं कहीं गरम पानी खौल रहा होता है एकदम नेचुरल तरीके से। तो वो जियोथर्मल एनर्जी ही होती है, आपकी वहां से रिलीज हो रही होती है वो। कोंकण कॉस्ट पे आप देख चुके हो, ये जैसे आपका ये वाली जो पॉसिबिलिटी बनती है कोंकण कॉस्ट पे, यहाँ पे गुजरात में वे ऑफ खंबात है ये, और खंबात। अब यहाँ पे आपको क्या नैरो पॉइंट है, ये बहुत ही नैरो है, यहाँ पे हिट करती हैं जब करंट्स, वाटर करंट अरेबियन सी की, तो ये यहाँ पे थोड़ी हाइट पे हिट करती हैं, तो टरबाइन होगी तो स्पीड से, अब जितना नैरो पोर्शन होगा वहां पे पानी की रफ्तार और स्पीड से हो जाएगी ना, वाटर तो नहीं है, और स्पीड से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है, कौन सी, आपके टाइड के थ्रू, टाइड्स के थ्रू, टाइड्स थ्रू आपको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की या एनर्जी प्रोड्यूस करने की। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया आपका यहाँ पे,
वहीं अरावली की बात करें तो अरावली एक माउंटेन रेंज है और ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपकी गुजरात में, राजस्थान में ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद ये आपको हरियाणा में मिलेगी, इसके बाद आपको दिल्ली में मिलेगी। तो राजस्थान में अरावली रेंज में आप अगर यहाँ पे विंड एनर्जी बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बड़े बड़े टरबाइन अगर अब आप माउंटेन्स पे लगा दें तो क्या होगा कि हवा चलती है, वो टरबाइन घूमेंगे, ब्लेड्स घूमेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मोटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी बड़े लेवल पे, क्योंकि वहां पे कोई भी रुकावट नहीं मिल रही, डेजर्ट एरिया है। तो वहां पे बहुत बड़ा एक हमारा मतलब एनर्जी का एक प्रोडक्शन वो रखा है, लेकिन क्या है, बहुत ही लंबा बजट लगेगा उसके लिए। तो ये इम्पॉसिबल इस वजह से हो जाता है मनी को लेके चीजें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको विंड एनर्जी देखने को मिलेगी अरावली में, विंड एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। बहुत बड़ी अच्छी लोकेशन है ये विंड एनर्जी। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली आपको कहाँ मिलेगी, जैसे ये वाला जो पार्ट था, अब ये नीचे सतपुड़ा ऊपर विंध्यन रेंज, इनके बीच में ये घाटी टाइप की है और वैली, यहाँ पे आपकी नर्मदा वैली ये आपको मिलेगी। नर्मदा वैली जो अमरकंटक के प्लेट्यू से निकलती है और बे ऑफ खंबात में अपना पानी गिराती है। तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, पानी से बिजली डैम बना दो और टरबाइन पे गिरेगा, पानी घूमेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने का बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर से पहाड़ पानी गिरता है आके चट्टानों से। तो चलिए, हमने इसको अच्छे से देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सीटू एक्स सीटू। दो मेथड होते हैं, एक इन सीटू होता है, एक होता है आपका इन सीटू, एक होता है आपका एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है, इन सीटू के बारे में बात कर लें तो इन सीटू देखो, अभी हम फिलहाल देख रहे हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन सीटू क्या होता है, दो पॉइंट होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए इस क्वेश्चन को अटेंड के लिए। इसमें कह रहा है नॉट, पूछा नॉट साइट ऑफ इन सीटू, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन सीटू के बारे में। तो दो पॉइंट होते हैं देखो, एक होता है आपका इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जब किसी भी स्पेसीज को उसके ही हैबिटेट में कंजर्व करते हैं आप, मतलब मींस ओरिजिनल पोजीशन पे ही आप कंजर्व करते हैं। जैसे कोई आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जा रही है या आपकी नेशनल पार्क में कोई है, वहीं पे आप उसको प्रोटेक्टेड एरिया में उसको कंजर्व कर दें और आप उसके प्रोटेक्शन में आप ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद कर दें या थोड़ी कर दें या कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवा दें, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी खड़ा बिल्डअप हो रहा हो उसको बंद कर दें, और आप उसके तहत मतलब जो भी फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा हो, वनों की कटाई की जा रही हो, उसको बंद कर दें। अगर आप ये सारे ऑप्शन कर सकते हैं तो क्या है, उसके ही नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व कर देना इन सीटू कहलाता है, जिसमें आपके बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं, आपके नेशनल पार्क आ जाते हैं, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, ठीक है। वहीं हम एक्स सीटू की बात करें तो अगर स्पीसीज को बाहर ले जाते हैं और एक्स सीटू होता है, तो मतलब आप किसी आर्टिफिशियल ऐसी लेबोरेटरी में या कहीं और जगह उसे कंजर्व करते हैं, किसी चिड़ियाघर में, जू में क्या कंजर्व करके रखते हैं, या किसी बोटेनिकल गार्डन में जहां पर स्पीसीज को कंजर्व करके रखा जाता है, उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे एक्स सीटू कहते हैं। और ये सीड बैंक भी आती है इसमें, ये सारी चीजें आती हैं। तो दोनों ही आप ऑप्शन समझ गए, इन सीटू एक्स सीटू। तो नॉट साइट ऑफ इंस्टीट्यूट, देखो बायोस्फीयर एक नेचुरल है, ये तो इंस्टीट्यूट हो नहीं सकता, एक्सीटू का पार्ट है। बोटेनिकल गार्डन ये आपका इंस्टीट्यूट है, क्योंकि ह्यूमन द्वारा आर्टिफिशियल मतलब एक तरीके से लेबोरेटरी टाइप की बनाई जाती है। नेशनल पार्क ये तो आपका नेचुरल हैबिटेट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका नेचुरल हैबिटेट है। तो नॉट इंस्टीट्यूट पूछा था, ये हमने इसको डिस्कस कर लिया। बाकी हम बोटेनिकल गार्डन देख लेते हैं, जो नॉट इंस्टीट्यूट। और बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, यहाँ पे एक लेबोरेटरी टाइप की होती है, यहाँ पे सारी स्पीसीज जो भी प्रोटेक्टेड, बहुत ही क्रिटिकल इंडेंजर्ड या मतलब एक्सटिंक्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं, उनको यहाँ पे मतलब कंजर्व करके रखा जाता है, उनका कंजर्वेशन किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। ये सारी चीजें बेनिफिशियल काफी हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, ये सारी चीजें की जाती हैं। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं, और तो हम तीन चीजें देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारे ऑप्शन में आते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखें बायोस्फीयर रिजर्व क्या क्या होता है, कि जब अब लार्ज एरिया एक होता है जिसमें इंक्लूड आपके नेशनल पार्क और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही पाए जाते हैं। एक ऐसा एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, एक टाइप का प्रोटेक्शन करते हैं, नेचुरल प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है।
और इसमें आप क्या करते हो, इसके अंदर ही ये जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है आपका पूरा, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आपके नेशनल पार्क होते हैं, और इसके अंदर ही आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है, इसके अंदर ही ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व होता है। लेकिन अगर हम इसी मैप को एक अच्छे से डायग्राम को बनाए तो ये आपका हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, और इसके अंदर हो गया आपका नेशनल पार्क, और ये इसके बाहर हो गया आपका ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ऐसे होता है ये आपका एक फिगर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर लें, बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया, एक नेचुरल हैबिटेट होता है, एरिया होता है जिसके अंदर आपके नेशनल पार्क, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब आ जाते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में, जिसको बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया था, जिसके अंदर 6 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं। आपकी बांदीपुर नेशनल पार्क आता है, आपका नागरहोल नेशनल पार्क आता है, आपकी साइलेंट वैली नेशनल पार्क आता है, आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, आपकी मुकुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, मुकुरथिन टाइगर रिजर्व, ये सारी 6 के 6 आते हैं। सब किसके अंदर आते हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व समझ के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, एक ऐसी एरिया होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो ये क्या होती है, ये मतलब एक एक रीजन होता है, एक ऐसा एरिया होता है, रिजर्व्ड एरिया होता है, जहां पर क्या होता है, जो भी एनिमल हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड हैं, इंसेक्ट हैं, इनका एक वाइल्ड हैबिटेट होता है। ये वाइल्ड हैबिटेट होता है ऑफ, आपके रेप्टाइल हैं, जो सरीसृप हैं, ठीक है, आपके कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट हैं, आपके जो भी एनिमल्स हैं, इन सबका, बर्ड्स हैं, इनका सबका क्या वाइल्ड हैबिटेट होता है, जहां ये रहते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। वहीं नेशनल पार्क की बात करें तो ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है, और ये क्या होता है, प्रोटेक्ट द कंप्लीट इकोसिस्टम इंक्लूडिंग स्पीसीज, फ्लोरा एंड फौना, लैंडस्केप, किसी को चीज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्लीट होता है। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, नहीं, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जब बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो नेशनल पार्क में रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया, नेशनल पार्क देख लिया। देखो अब देख लो यहाँ पे नेशनल पार्क क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेस रेस्ट्रिक्टेड होता है, ज्यादा नहीं होता है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है, सफारी वफारी होती है, ये सारी होती है। बायोस्फीयर में आपके मॉडरेट होता है, मीडियम थोड़ा ज्यादा होता है, बस वाइल्ड लाइफ से थोड़ा ज्यादा, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्सट्रक्शन नहीं कर सकते हो, ह्यूमन एक्टिव बसाव नहीं देखा जाता है, ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी आपको बायोस्फीयर में। नेशनल पार्क हैवी रिस्ट्रिक्टेड होता है, ह्यूमन एक्टिविटी भी अलाउ नहीं होता, फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो आप, बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे अलाउ नहीं है आपको। वहीं हम प्रिजर्व करें तो यहाँ पे एनिमल, ये वाइल्ड हैबिटेट होता है उनका, जंग, जो भी नेचुरल हैबिटेट टाइप का, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स, ये सारी पाई जाती हैं। रिजर्व में देखें तो प्रोटेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ द डेजिग्नेटेड एरिया, कोई सी भी एक पर्टिकुलर एरिया की क्या है, बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को वहां की प्रोटेक्ट करता है। और ये फ्लोरा एंड फौना को जब प्रोटेक्ट करना है, या लैंडस्केप या हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कोई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका नेशनल पार्क का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे इन सीटू एक्स सीटू पे पूछा जा सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन दे दी जाएगी, एक बहुत बड़ी पूछ दिया जाएगा इनमें से ये किसकी डेफिनेशन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इन सीटू एक्स सीटू आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा इनमें से कौन से इन सीटू है, कौन सा एक्स सीटू, जैसे अभी ये पूछ दिया गया था। ऐसे ही आपको एक हेडिंग बड़ी सी एक डेफिनेशन दे दी जाएगी, उसके कुछ मतलब फैक्ट दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा ये किसकी डेफिनेशन है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ये पता होंगी तो आपके क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाएंगे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मीन बाय द एनर्जी क्राइसिस। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका एनर्जी क्राइसिस के ऊपर है, कि एनर्जी क्राइसिस से मतलब क्या है आपका, जो आप ऊर्जा, एक टाइप की क्राइसिस, मतलब कह सकते हो आपत्ति आ जाती है, या ऊर्जा समस्या कह सकते हो। एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं इसके लिए हिंदी का मिल रहा, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो क्राइसिस मतलब एक तरह की समस्या आ जाना, एक तरह का संकट उत्पन्न हो जाना। हाँ, ऊर्जा संकट आ गया जुबान पे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओ ऊर्जा संकट। अब ऊर्जा संकट क्या होता है, इसको देख देख तो पहला ऑप्शन कह रहा है शॉर्टेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मतलब जो आप डैम एम बनाते हो, डैम के बाद नीचे टरबाइन लगाते हो, नदी का पानी गिरता है, टरबाइन पे घूमता है, पानी से बिजली बनाते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहा है उसकी अगर शॉर्टेज पड़ रहा है, देश में कम
हो जाए तो कह रहा है ऊर्जा संकट आ जाएगा, एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन, बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको थोड़ा सोच समझ के करना, बहुत ही सटीक आंसर रखे हुए हैं। दूसरा कह रहा है माल न्यूट्रिशन लीडिंग टू द शॉर्ट सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है, अगर उसकी सप्लाई शॉर्ट सप्लाई कर दी जाए किसके, तो किसको लीड करता है, माल न्यूट्रिशन को लीड करता है। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण, एकदम सूखा साखा, हड्डियां दिखने लगना, मांस होना ही नहीं, तो माल न्यूट्रिशन, या कह सकते हो कि कदकाठी, जो भी समथिंग है माल न्यूट्रिशन के, और भी कई कॉजेज हैं जो सिम्टम्स हैं उसके, तो वो आपको दिखने को मिलते हैं कि कह रहा है कि इसकी वजह से। दूसरा ऑप्शन। तीसरा कह रहा है शॉर्ट ऑफ थर्मल पावर। थर्मल पावर मतलब था आप कोयला या इन सब चीजों से जो एनर्जी बनाते हो, आप बिजली बनाते हो, थर्मल पावर होती है, आप उससे शॉर्ट, उसका शॉर्ट हो जाए तो आपको एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज इम्पेंडिंग डेंजर ऑफ टोटल एक्सक्लूजन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। कह रहा है यहाँ पे जैसे आपके कोल या पेट्रोलियम है, जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं, जिनको बनने में, एक बार खत्म होने बनने में लाखों साल लगते हैं, अगर वो फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन, जीवों के मरने के बाद उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, और डिकम्पोजिशन के बाद ही वो बनते हैं, तो उनके एग्जॉशन एग्जॉशन के बाद, मतलब टोटल एग्जॉशन उनका हो जाए, तो उसके बाद हम कह सकते हैं एनर्जी क्राइसिस आने वाला, ऐसा कह रहा है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है, और इसको आप करने में थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके स्टेट पीछे या यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, उस टाइप के सवाल। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। फिलहाल तो अगर इसका आंसर देखा जाए, इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर है। क्या है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। क्यों? देखो, सबसे पहले अगर हम लॉजिकल देखें, शॉर्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप हाइड्रो, नीचे से चलो, थर्मल पावर ऑफ शॉर्ट है, देखो थर्मल पावर क्या है, कोल या कोल से ही चलता है आपका, कोयले से, ये सारा थर्मल पावर प्लांट्स जो भी होते हैं, अगर उसका शॉर्टेज पड़ जाएगा कोई बात नहीं, इंडस्ट्री का जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कम कर दिए जाएंगे जो भी, लेकिन क्राइसिस तो नहीं आएगा, उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, लेकिन ये है कि थर्मल पावर्स का शॉर्टेज हो जाए, वो कम हो जाए, तो ये है कि दूसरे वाले थर्मल पावर बर्डन थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कम जाएगी, लेकिन प्रोड्यूस होती रहेगी, एनर्जी क्राइसिस इतना बड़ा नहीं आएगा। लेकिन भाई लास्ट वाला देखा जाए कि आपका कोयला, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स ही एग्जॉशन टोटली खत्म हो जाए, तो आपका तो एनर्जी, ऊपर से आपका रिसोर्स ही नहीं आ रहा है, अब कच्चा माल ही नहीं आ रहा, तो आप प्लांट किससे चलाओगे, इंडस्ट्री किससे चलाओगे, वही खत्म हो जाए, इंडस्ट्री थोड़ा एक दो कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन आपके रिसोर्स ही ना आए उस इंडस्ट्री तो खाली पड़े रहेंगी, जो भी है प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। वही तो यहाँ पे कोल जाएगी ही नहीं थर्मल पावर प्लांट पे, तो क्या है आपका, तो सी तो आपका होगा ही नहीं। डी आपका काफी लॉजिकल था। मान लो टीचर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ह्यूमन बॉडी इन एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, अगर आपके ह्यूमन बॉडी में कह रहा है कि सप्लाई ऑफ एनर्जी कम कर दी जाए तो माल न्यूट्रिशन होता है, तो माल न्यूट्रिशन का वो है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कम कर दी जाए, उससे कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है ये। इसके बाद आपका शॉर्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपकी कम कर दी जाए, शॉर्ट पड़ जाए, अब डैम आपके कम बना दिए जाए, जो भी है, लेकिन इतना ऊर्जा संकट थोड़ी आएगा। ऊर्जा संकट का मतलब क्या है कि आपके जिस फ्यूल से आपकी एनर्जी अभी डिपेंड है, इंडिया बन रही है, अभी हम नॉन रिन्यूएबल पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है कि एकदम हम बना पाए, जैसे हमने कहा अरावली रेंज में बहुत बड़ा विंड एनर्जी का इंफ्रा, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है। ओके, तो डी ऑप्शन इसका होगा, आपने देख लिया। क्या है, एनर्जी क्राइसिस इज एनी सिग्निफिकेंट बोटलनेक। बोटलनेक मतलब होता है एक ऐसे करके बहुत बड़ा होना, लेकिन आपका एकदम बोटलनेक ये होता है, आपका बोटलनेक ये, ठीक है, मुंह छोटा सा हो जाना। इन द सप्लाई ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज टू द इकोनॉमी, मतलब आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट तो बहुत हैं, लेकिन एनर्जी सप्लाई बहुत ही कम आ रही है आपके पास, जिससे आप प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हो, तो इसे बोटल नेक हो जाएगा, ठीक है। इट ऑफन रिफर्स टू वन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज यूज एट द सर्टन टाइम एंड प्लेस, द पर्टिकुलर दोज दैट सप्लाई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और दोज यूज एज अ फ्यूल व्हीकल्स। अब आप सब इनमें यूज करेंगे, ये डेफिनेशन है, हमने बाकी समझा दिया आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आवर वीडियो, और दिस इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड मैप
कैपिटल सिटी पूछे हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले थे फोनम पेन, बैंकॉक, नेपिडो और हनोई। तो पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए ये है कहाँ की कैपिटल। दूसरा सवाल होता है इन्हें अरेंज करने का। तीसरा सवाल बनता है इनको वेस्ट टू साउथ या साउथ वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अरेंज करने को दे सकता है। तो कई तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल तो फोनम इनको मैप पे देखना पड़ेगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए और हम चलते हैं मैप पे। और हम चलते हैं मैप पे अपने। और ये रहा हमारा मैप, देखो। हम्म, फिलहाल तो हम ये वाले मैप पे आते हैं। देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत। और भारत से थोड़ा हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलेंगे, जिसमें आपके आते हैं म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारी कंट्री। अब देखो म्यांमार की कैपिटल आपको मिलेगी म्यांमार की नेपिडो। नेपिडो क्या पे, ये है आपका नेपिडो। और सबसे ऊपर मिलेगी आपको वियतनाम की कैपिटल हनोई। ये पहले पहचान लो, हनोई, नेपिडो जो जो पूछे गए, बैंकॉक। और आपको मिलेगा फोनम पेन। ठीक है। तो देखो सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ हनोई आएगा, वियतनाम की कैपिटल। नेपिडो म्यांमार की कैपिटल। इसके बाद नीचे आएंगे आपको बैंकॉक आएगा, फिर आपका फोनम आएगा। तो आपको क्वेश्चन तो पता लग गया होगा। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा हनोई। हनोई बैंकॉक की कैपिटल कहाँ की है, वियतनाम की कैपिटल है। इसके बाद आपकी क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा नेपिडो, 3 नंबर। और 3 नंबर के बाद आएगा आपका क्या, बैंकॉक, 2 नंबर। इसके बाद फोनम कम्बोडिया की कैपिटल आएगी आपकी। तो आपका आंसर बनेगा 4321। 4321 पहला ऑप्शन आपका हो गया। तो थे आज 5 क्वेश्चन, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में जान लिया। थोड़ा मैप पे देख लो कि मैप में क्या कहता है। मैप पे हनोई ये साउथ चाइना सी के पास है, ये आपका ये है, ये साउथ ईस्ट एशिया है। कौन सी कैपिटल कहाँ पे, लैंडलॉक कैपिटल, जैसे आपकी लाओस एक लैंडलॉक कैपिटल है, बाकी सारी आपकी बॉर्डर बॉडी से कोस्टल एरिया बना रही है, मतलब कोस्टल बना रही है, बाउंड्री शेयर कर रही है। केवल लाओस को छोड़ के साउथ ईस्ट एशिया में केवल लाओस ऐसी कंट्री है जो आपकी लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी कैपिटल कहाँ है, जिसकी कैपिटल है, ये देखो ये इसकी कैपिटल है। तो चलिए वीडियो को, काफी अच्छे 5 क्वेश्चन थे जिनके बारे में जाना, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, इन पे और भी थोड़ा सर्च कीजिए, क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। क्योंकि जब आप ये सारा काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो ये हमारी नर्चर क्लासेस की टेलीग्राम चैनल की लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। क्लिक करना, पहुंच जाएंगे आप। वहां पे आपको इस वीडियो की लेक्चर की लिंक और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारा पॉलिटी का जो वीडियो है उसकी भी आपको लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। हम इसी ऊर्जा के साथ आपसे मिलते रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।